बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्रेडिट मैनेजमेंट का 12 लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने किन किन बातों को डिस्कस किया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी वो एक्टिविटीज होती है जिसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज को हम समराइज अगर कहें तो समराइज करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी एट द एंड ऑफ पीरियड हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी प्रिपेयर होती है, और उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं तो स्पेसिफिक रिजल्ट्स और स्पेसिफिक पीरियड को हम शो करते हैं, जो कि एक खास पर्टिकुलर डेट के अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी बिजनेस के अंदर कम्युनिकेट करती है डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट पर्पस के लिए। तो नेचर ऑफ हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की थी कि जो हम अकाउंटिंग के अंदर हमारे जो रिकॉर्ड होते हैं उस रिकॉर्ड की बिहाफ पर, उस रिकॉर्ड की फैक्ट्स एंड फिगर पर हम आगे डिसीजन मेकिंग करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन होती है, हमारी अजम्पशन उसमें कुछ होती हैं, हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर परफॉर्म करते हैं। हमारी पर्सनल जजमेंट होती है, प्रेडिक्शन होती है कि फोरकास्ट होती है, तो उस तमाम की तमाम चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल होती है। फिर इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि रेलिवेंसी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। ये ना हो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतनी कॉम्प्लेक्स हो कि एक आम आदमी को उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होनी चाहिए। कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए कि नया क्या ट्रेंड चल रहा है, कंपेटिटिव एज क्या है। ये तमाम चीज़ें एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थी। फिर इसके बाद हमने इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैंने डिस्कस किया था कि किन किन लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है। आपके मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट ही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही होती है। फिर आपके जितने भी क्रेडिटर्स हैं वो तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हमारा जो क्रेडिट है वो सिक्योर है या नहीं है। अगर उनको कहीं डाउट लगता है कि हमारा क्रेडिट जिनसे हमने उधार लिया हुआ है वो हमारा सिक्योर नहीं है, तो वो अपना क्रेडिट कंपनी से वापस लेना स्टार्ट कर देंगे। इम्पोर्टेंस टू बैंकर्स, हमारा आज की दुनिया एक जो ग्लोबल विलेज बन चुकी है और हमें मुख्तलिफ चैलेंज का सामना करना पड़ जाता है, और उसके लिए बैंक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। हमें बैंक से डिफरेंट लोन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी परफॉर्म होती है। तो उनके लिए भी बैंकर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट करता है, तो कंपनी को एनालाइज करते हैं कि बैंक की कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी तरह आपका इन्वेस्टर अट्रैक्ट करने के लिए कहीं भी आपका इन्वेस्टर आपका अट्रैक्ट होता है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होता है। इम्पोर्टेंस टू गवर्नमेंट भी तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही होती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की, जिसमें पहले इनकम स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया। इनकम स्टेटमेंट, अब मैंने आपको बताया था कि पहला आपका पार्ट होता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के थ्रू हम इस बात का डिटरमाइन करते हैं कंपनी ने स्पेसिफिक पीरियड के अंदर क्या अर्न किया। इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यूज होते हैं। रेवेन्यू हमारे डिफरेंट एक से ज़्यादा सोर्स से भी हो सकते हैं। हमारे गुड और सर्विस से भी रेवेन्यू हमारी जनरेट हो सकती है। हमने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है उससे भी हमारे रेवेन्यू जनरेट होते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस हैं, उस स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें जो एक्सपेंसेस पे करने पड़े वो हमारा पार्ट होता है। फिर इनकम स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपको सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट, मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट का सैंपल के बारे में डिस्कस किया। फिर बैलेंस शीट के बारे में आपको बताया। बैलेंस शीट show the financial health of the company. The purpose of balance sheet is to report the financial position of an accounting entity at particular point of time. ये सारी चीज़ें हमने बैलेंस शीट के अंदर को अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट भी कहते हैं। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी।
अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दफो की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसे कहते हैं। इसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट होते हैं। हमारी दो चीज़ें रह गई थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट। आज के लेक्चर में फिर हम रेशियो और जेंटा एनालिसिस को भी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के तो हम इस बात का डिटरमाइन कर रहे थे कंपनी में किन किन सोर्सेज से कैश इनफ्लो होगा, किन किन सोर्सेज से हमारा कैश आउटफ्लो होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। अगर कंपनी की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन नहीं पूरी हो रही कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कंपनी के लिए बायस होती है। सो कैश फ्लो इज द नेट अमाउंट ऑफ कैश and cash equivalent being transferred into out of business at the most of fundamental level. A company ability to create value for shareholder is to determine by its ability to generate positive cash flow. अब ये कैश फ्लो समझने के लिए हमें इस बात का अच्छे तरीके से समझना पड़ता है कि किन किन चीज़ों से हमारा इनफ्लो होगा, किन किन चीज़ों से हमारा आउटफ्लो होगा। अगर हम इनको याद कर लें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। डिक्रीज इन एसेट से हमारा इनफ्लो होगा, इंक्रीज इन एनी लायबिलिटी से हमारा इनफ्लो होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस से हमारा इनफ्लो होगा, डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश चार्जेस से भी हमारा इनफ्लो होगा, सेल ऑफ स्टॉक से भी हमारा इनफ्लो होगा। आउटफ्लो हमारा किन से होता है? इंक्रीज इन एनी एसेट से, डिक्रीज इन एनी लायबिलिटी से, नेट लॉस से, डिविडेंड पेड से। सिंपल सी बात है कि अगर एसेट हमारा कोई भी डिक्रीज हो रहा है तो हमें पैसे मिलेंगे, हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ रही है हमें इनफ्लो आएगा, नेट प्रॉफिट होगा हमारा इनफ्लो होगा। अगर हम इन चीज़ों को याद कर लें तो हम आसानी से समझ सकते हैं। कैश फ्लो एक्टिविटीज़ के अंदर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपके ऑपरेशन से रिलेटेड हैं कि जितने भी हम ऑपरेशंस हमारे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशंस के हो रहते हैं वो सारी की सारी के कौन कौन से सोर्सेज से हमारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। इसमें आपके रेवेन्यू और अदर ऑपरेटिंग जो रेवेन्यू जनरेट में अहम किरदार अदा करते हैं वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी फॉर एन एंटरप्राइज. As such, they include cash flow from those transactions and events which enter into settlement of net profit or loss of the enterprise. अब बात आती है कि क्रेडिट में कैश फ्लो स्टेटमेंट का या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या रोल है। हमारा कैश फ्लो का या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। हमने डिटरमाइन करना है या आपने अपने आप को जस्टिफाई करना है कि हमें क्रेडिट आप हर हालत में अप्रूव करें। उनकी जो एप्लीकेशंस होंगी या उनकी कोई ऑब्जेक्शंस होंगे वो कैसे आप पूरे करेंगे जब आप चीज़ों को खुद को नहीं पता होगा। तो जब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता होगा, उनके कंपोनेंट्स के बारे में पता होगा और हमें पता होगा कि कौन सी एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर या कौन सा कंपोनेंट उसकी क्या वर्थ है और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम अगर कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो उससे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ये डायग्राम है जिसमें हमें पता आसानी के साथ हम समझ सकते हैं कौन कौन सी चीज़ों से इनफ्लो होगा, कौन कौन सी चीज़ों से आउटफ्लो होगा। कैश सेल से हमारा इनफ्लो है, रिसीट फ्रॉम डेटर से इनफ्लो है, कमीशन एंड फीस से इनफ्लो है, रॉयल्टी से इनफ्लो है। हमने एनालाइज करना है इन सब चीज़ों को ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि हम अगर क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हैं तो हम आसानी के साथ हम अपना ये क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करना है एज ए इन्वेस्टर, तो इन चीज़ों को हमने समझना है। कैश आउटफ्लो के अंदर कैश परचेजेज होगा, पेमेंट टू क्रेडिट होंगे, इन चीज़ों की वजह से हमारा आउटफ्लो होगा। कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस हैं, इनकम टैक्सेस हैं, टैक्स है,
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, इन तमाम चीजों से हमारा कैश आउटफ्लो होगा। फिर कैश इनफ्लो के बाद हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, अगला जो है पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या चीजें शामिल होती हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड द परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा नॉट हेल्ड फॉर रीसेल। एक बात इसमें याद रखना है कि ये जो चीजें हमारे पास होती हैं ये रीसेल पर्पस के लिए होती है। हमें इसको ये अदर रिसोर्सेज होकर बिजनेस होते हैं, हमने इसको बार बार यूटिलाइज करना होता है। These activities also include the purchase and sale of such investments which are not included in cash equivalent. Cash flow from investing activities disclose the expenditure incurred for resources intended to generate future income and cash flow. Investing activities में क्या चीजें आती हैं? सेल ऑफ फिक्स एसेट आता है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, वर्किंग कैपिटल चीजें हमारी सारी के सारी इन्वेस्टिंग के अंदर इनफ्लो में आते हैं। आउटफ्लो में क्या आता है? परचेज ऑफ फिक्स एसेट है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है और वर्किंग कैपिटल है। फिर कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेकंड के बाद हमारी जो तीसरी है वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होती हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर ट्रांजैक्शंस और बिजनेस ट्रांजैक्शन और बिजनेस इवेंट that affect long-term liabilities and equity. In other words, financial activities are transactions with creditors or investors used to fund either company operations or expansion. These transactions are the third set of cash activities displayed on statement of cash flow. फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती हैं? आपकी इश्यूज ऑफ शेयर्स इन कैश आता है, इश्यूज ऑफ डिबेंचर्स इन कैश आता है, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म डेट आती है। आउटफ्लो में पेमेंट ऑफ लोन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड, रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस, लीज लायबिलिटीज आती है। अब ये एक स्केच है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे हैं। इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका इनकम स्टेटमेंट से आता है, फिर इसके बाद ये सारी एडजस्टमेंट होती हैं। मैंने आपको बता दिया किन चीजों से आपका इनफ्लो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, किन किन चीजों से आपका आउटफ्लो होता है। ये इसी तरह आगे ये एक स्केच दिया गया है। फिर कैश जनरेटिव फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की एक अनदर एग्जांपल है। पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती हैं, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को आपका क्लोज होगा, फिर ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। ये तमाम चीजें आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज की स्केच है। पड़ा अब ये दोबारा एक समराइज किया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या नेट इनकम, डेप्रिसिएशन, एनी डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल, एनी इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन अकाउंट पेएबल। ये हम रिवीजन कर रहे हैं कि ये चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इसी तरह इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में एंटी फिक्स एसेट है, बिगिनिंग फिक्स एसेट है, डेप्रिसिएशन है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में डिक्रीज इन नोट्स पेएबल है, इंक्रीज इन नोट्स पेएबल है, डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। ये फिर एक क्वेश्चन किया गया है, इसके मुताबिक हमने सिर्फ इन चीज़ों को समझना है कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन्वेस्टमेंट में क्या आती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या क्या आ जाती हैं। फिर आपका सबसे जो अहम पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नोट्स टू अकाउंट होता है। आप किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट देखें, एनुअल रिपोर्ट में अगर रेवेन्यू है, रेवेन्यू में किन किन सोर्सेज से रेवेन्यू आया है वो सारा नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन होता है। उस नोट्स टू अकाउंट्स में हम जाएं, मिसाल के तौर पर रेवेन्यू के आगे आपका 12 लिखा हुआ है तो नोट्स टू अकाउंट में 12 में जाएंगे। 12 में जाने के बाद आपको उसमें तमाम डिटेल होगी कि रेवेन्यू किन किन सोर्सेज से आया है। या उसमें मजीद कोई चीज ऐड करने की जरूरत है तो वो नोट्स टू अकाउंट में शामिल होती हैं। तो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें कंपनी ने डिटेल बताया होता है कि कंपनी को क्या क्या चीजों की किस किस तरीके से ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है या एक्सपेंस में क्या क्या चीजें शामिल हैं। ये सारे नोट्स टू अकाउंट्स में चीजें आती हैं। उसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस से पहले हम रेशियो एनालिसिस पढ़ते हैं। रेशियो एनालिसिस क्या है? ये सिंपल सी बात है। अगर आपसे कोई मैट्रिक के नंबर पूछता है कि आपके मैट्रिक में मार्क्स कितने हैं,
आप उसे बताते हैं लेट्स सपोज मेरे 550 है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे किया जाएगा कि कितने मार्क्स, कितने टोटल में से, अगर आप उसे बताते हैं कि 850 में से, फिर वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि परसेंटेज कितनी है। अब जब उसे परसेंटेज बताएंगे तो उसके बाद बहुत कम चांस होंगे वो आपके सवाल करेगा। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे आपके मार्क्स कितने, आप कहेंगे जी मेरे 70% मार्क्स आए थे मैट्रिक में, तो उसके बाद बामुश्किल होगा कि अगला आपसे क्वेश्चन करे। इट मीन्स के रेशियो के में होने की वजह से कोई भी आपकी फिगर्स वगैरह, तो आप उसको समझने में आसानी होती है एज कंपेयर टू अदर रेशियो परसेंटेज ना होने की वजह से। So ratio analysis expression of logical relationship between items in a financial statement of single period, percentage relationship between revenue and net profit. Ratio analysis is a method of process by which the relationship of atom or group of atom in the financial statements are computed and present. Is an important tool of financial analysis. ये सारे क्वेश्चंस है, हम इसको जवाब ढूंढते हैं। A mathematical yardstick that measure the relationship between two figures or groups of figures which are related to each other are mutually independent. It can be expressed as pure ratio, percentage, or as rate. A ratio is not an end in itself. They are only means to get to know financial position of an enterprise. अब कहीं भी देख लें किसी भी इंटरप्राइज के अंदर रेशो के थ्रू जब एनालिसिस किया जाता है तो उसको समझना किसी भी पर्सन के लिए इजी होता है एज कम्पेयर टू वही चीजें फैक्ट्स और फिगर में दिए हो रेशो में ना दिया गया। कंप्यूटिंग रेशो डज नॉट एड एनी इंफॉर्मेशन टू द अवेलेबल फिगर, इट ओनली रिवील्स द रिलेशनशिप इन अ मोर मीनिंगफुल वे so as to enable us to draw conclusion therefrom. Utility of ratio. Accounting ratio are very useful in assessing the financial position and profitability of an enterprise. However, its utility lies in comparison of the ratio. Comparison may be any one of the following form. अब जो हम रेशियो का कंपैरिजन करते हैं वो कौन कौन से हैं? From the same enterprise over a number of years. इसकी सिंपल एग्जांपल है, आपकी क्लास है, आप माशाल्लाह सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर में है, आपने जब आपका रिजल्ट आता है तो आप कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? सबसे पहले कंपैरिजन आप अपने क्लास फेलो के साथ करते हैं, फिर उसके बाद अपने ही सेमेस्टर प्रीवियस सेमेस्टर के साथ इसको कंपैरिजन करते हैं, फिर इसके बाद आप इसका कंपैरिजन अदर अगर जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं उनके साथ कंपैरिजन करते हैं। इसी तरह जब एक फर्म जाए सबसे पहले कंपैरिजन वो अपनी ही प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपैरिजन करेगी, प्रीवियस ईयर्स के बाद अपने कंपेटिटर के साथ कंपैरिजन करेगी, फिर वो कंपेटिटर्स के अलावा वो इंडस्ट्री एवरेज के साथ भी, यानी कि उस फर्म की रिलेटेड जितनी भी फर्म्स हैं सबका डाटा कलेक्ट करके उनका एक इंडस्ट्री एवरेज निकाल कर उससे भी कंपैरिजन करती हैं। For the same enterprise over a number of years, for two enterprises in the same industry, for one enterprise against the industry as a whole, for one enterprise against predetermined standards, for inter-segment comparison within the same organization. अब क्लासिफिकेशन रेशियो की कौन कौन से क्लासिफिकेशन है? लिक्विडिटी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है, डेट रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, मार्केट रेशियो है। लिक्विडिटी रेशियो हम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के लिए इसको यूज करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि फर्म कितनी जल्दी अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकती हैं। सो लिक्विडिटी रेशियो द measure the firm ability to meet is the current obligation. लिवरेज रेशियो के अंदर दिस रेशियो शो द प्रोपोर्शन ऑफ द डेट एंड इक्विटी इन द फाइनेंसिंग द फर्म एसेट। एक्विटी रेशियो दे रिफ्लेक्ट द firm efficiency utilizing the asset. Profitability ratio, these ratio measure overall performance and effectiveness of the firms. So ये रेशियो है, इस रेशियो को डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज करते हैं और इनका एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद जो हम डिसीजन करना चाह रहे हैं या जो हमारा जिस पर्पस के लिए हम ये एनालिसिस को थ्रू करते हैं
तो वो हम इसके थ्रू करते हैं। उसके बाद हमारी जो एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। अब ये एक कंपनी है, उस कंपनी के बारे में हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कैसे करते हैं, यह हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के बारे में एक एग्जांपल दी गई है कि कैलकुलेटिंग चेंज इन डॉलर अमाउंट। इसका हमने पहले डॉलर अमाउंट को फाइंड करना है, करंट ईयर माइनस बेस ईयर, ये हमारा डॉलर चेंज आएगा, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, डॉलर चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर फिगर मल्टीप्लाई बाय 100%। ये फिर एक एग्जांपल दी गई है आपके सामने, करंट एसेट। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लीकेबल कहते हैं। देखें, सबसे पहले अगर कंपनी ने करंट ईयर कंपनी ने बेस ईयर बताया गया तो हम उस बेस ईयर को ले देंगे। अगर कंपनी ने बेस ईयर नहीं बताया गया तो जो लास्ट ईयर होगा वो हमारा बेस ईयर होगा। अब करंट ईयर माइनस बेस ईयर, करंट ईयर हमारा क्या है 99 की वैल्यू क्या है 12,000 और 1998 की वैल्यू क्या है 23,500। तो करंट ईयर माइनस बेस ईयर किया 11,500। तो पहला यही हमने किया था कि करंट ईयर माइनस बेस ईयर। करंट ईयर माइनस बेस ईयर निकालने के बाद डिवाइडेड बाय जो वैल्यू आएगी उसे बेस ईयर पर डिवाइड करना है। 11,500 हमारे पास वैल्यू आई। अब इसको डिवाइड बेस ईयर हमारे क्या दिया गया है 3,500। इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक परसेंटेज आएगी। अब ये परसेंटेज हमें क्या रिप्रेजेंट करती है 48.9%। 48.9% क्या कह रही है कि कंपनी के कैश के अंदर 1998 में से 1998 एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 48.9% डिक्रीज हुआ। अब इसी तरह ये तमाम वैल्यू है। 60,000 माइनस 40,000 हमारा क्या 20,000 को डिवाइडेड बाय 40,000 किया तो हमारा 50% आया। इसी तरह 18,000 माइनस 1 लाख माइनस 20,000 को 1 लाख के ऊपर डिवाइड किया तो 20 आपका आया नेगेटिव में। अब इसी तरह ये सारी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और इसके मुताबिक फिर हम एनालिसिस करेंगे कि हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के थ्रू ये कॉपरेशन में क्या है। इसी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम आगे भी लेकर चलेंगे। इस नेक्स्ट लेक्चर में इसको मजीद लैबोरेट करेंगे। इसी के साथ ट्रेंड एनालिसिस है उसको भी लैबोरेट करेंगे और ये तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है, किस तरीके से है, इसको समराइज करेंगे ताकि आपको तमाम बातें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।